कल हम लोगों ने पोषक तथा उर्वरक डालना पढ़ लिया था कि पौधे अपने पोषकों के लिए मृदा पर निर्भर करते हैं। फसल के सफलतापूर्वक उगने में पोषक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अन्यथा फसल उत्पादन घट जाता है। एक उचित फसल उत्पादन हेतु पर्याप्त मात्रा में मिट्टी को उर्वरक तथा पोषक मिलने चाहिए। उर्वरक मतलब खाद। पोषकों में मिट्टी की कमी की समस्या से निपटने के लिए खेतों को कुछ समय के लिए खाली या पड़ती छोड़ दिया जाता है। खेतों को बिना खेती किए छोड़ने की प्रक्रिया पड़ती कहलाती है। यहाँ तक पढ़ चुके थे। आगे देखिए, खाद। खाद कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषकों की थोड़ी मात्रा में पूर्ति करती है। खाद से रेतीली मिट्टी में जल रुकने की क्षमता बढ़ जाती है तथा चिकनी मिट्टी में नालियों की उचित व्यवस्था बनी रहती है। प्राचीन काल से लोग खाद का प्रयोग करते हैं। खाद 3 प्रकार की होती है: फार्मयार्ड खाद, हरी खाद तथा कंपोस्ट खाद। फार्मयार्ड खाद क्या होती है? पशुओं के गोबर, मूत्र, भूसे के अवशेषों तथा फार्मयार्ड अवशिष्टों से बनी होती है। ठीक है, गोबर से खाद बनती है तो पता ही है। इन सभी को मिलाया जाता है तथा सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। इसके बाद इसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। फार्मयार्ड खाद एक बहुमूल्य कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी के लिए बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इस खाद को गरीब किसान भी प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद में हरे पौधे होते हैं जो मिट्टी में जोते जाते हैं। प्रायः जल्दी वृद्धि करने वाले पौधे जैसे काउपी, होर्स ग्राम, सेम के वृक्षपुंज आदि हरी खाद में उगाए जाते हैं। भौतिक संरचनाओं के साथ साथ मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए हरे पौधों की मिट्टी में जुताई हरी खाद कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, उड़द पता है ना, उड़द के पौधों को लोग जोत देते हैं और कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो उससे भी खाद बन जाती है। ठीक है, दाल वाली फसलों को। कंपोस्ट में जंतुओं के सभी अवशिष्ट तथा सभी प्रकार के रिफ्यूज रहते हैं। इन सभी को साथ साथ मिलाकर इनके अपघटन तथा सड़ने के बाद खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंपोस्ट जैसे आप लोग सब्जी के छिलके अगर डाल देते हो किसी गड्ढे में कुछ दिनों के लिए तो उससे भी खाद बन जाती है, वही है कंपोस्ट। ठीक है। उर्वरकों से मिट्टी में पोषकों की मात्रा बढ़ती है। आगे, उर्वरक अकार्बनिक रसायन है। सबसे प्रमुख तत्व जो पौधे उर्वरकों से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम है। उर्वरकों का थैला NPK, CAN आदि चिन्हों से चिन्हित रहता है। NPK का अर्थ है उर्वरक, थैले में नाइट्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन हुआ, P का मतलब फास्फोरस हुआ और K का मतलब पोटेशियम है। जबकि CAN का अर्थ है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। खाद की अपेक्षा उर्वरकों को आसानी से संग्रह, परिवहन तथा प्रयोग किया जा सकता है। उर्वरकों का छिड़काव करके या सिंचाई वाली नहरों द्वारा डाला जाता है। उर्वरक डालने से मिट्टी की प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। pH मान होता है, अभी पढ़ोगे आप लोग ये pH मान। ठीक है। उर्वरकों के बहुतायत प्रयोग से मृदा जीव मर जाते हैं, जैसे केचुए जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मृत, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जंतुओं के अपशिष्ट से बनाई जाती है। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक लवण या अकार्बनिक यौगिक है जो फैक्ट्रियों में रसायनों से बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को एक से अधिक पोषक मिलते हैं। उर्वरक से मिट्टी को एक विशेष पोषक मिलते हैं। जैसे यूरिया डाली जाती है तो यूरिया क्या है? उर्वरक है, लेकिन गोबर वाली खाद है। खाद मिट्टी में धीरे धीरे क्रिया करती है, उर्वरक तेजी से क्रिया करते हैं। अधिक मात्रा में प्रयोग करने से ये पौधों को हानि नहीं पहुंचाती है, अधिक मात्रा में प्रयोग करने से ये पौधों को नष्ट कर देती है। ठीक है जी। उदाहरण के तौर पर खाद में आ जाएगी गोबर की खाद और उर्वरक में है यूरिया है, DAP है, ये सब उर्वरक में आएगा। ठीक है। आगे सिंचाई। फसलों के पौधों के जीवन यापन तथा उचित वृद्धि एवं विकास के लिए जल आवश्यक है। सूखी मिट्टी में जड़ें वृद्धि एवं विकास करने योग्य नहीं होती हैं, अतः विभिन्न प्रकार की फसलों के अनुसार समय समय पर पर्याप्त जल देना आवश्यक है। विभिन्न समयांतरालों पर फसलों को जल की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट। सिंचाई किसे कहते हैं? विभिन्न समयांतरालों पर फसलों को जल की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। खेतों में जल की पूर्ति नहरों, जल स्रोतों, कुआं तथा नदियों या इन स्रोतों के संयुग्मन मतलब मिक्स
मतलब तीनों से हो सकता है। कुएं की भी सुविधा है तो कुएं से सींचोगे, नदी की सुविधा है तो नदियों से भी सींच सकते हो, ठीक है। समय तथा आवृत्ति फसल से फसल, मृदा से मृदा तथा ऋतु से ऋतु बदलते रहते हैं। गर्मियों में मृदा तथा पत्तियों के जल के वाष्पीकरण के कारण जल की आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति मतलब उसकी आवश्यकता। गर्मियों में मृदा तथा पत्तियों के जल के वाष्पीकरण, क्योंकि गर्मियों में क्या होती है, मिट्टी भी नीचे गहराई में मिट्टी भी पानी सोखती है और पत्तियां भी वाष्पीकरण करती हैं, तो हमें उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। गेहूं की फसल में पौधे की वृद्धि के विभिन्न अवस्थाओं के दौरान समयांतरालों पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए खेतों में रुके जल की आवश्यकता होती है। चावल में, धान में अधिक पानी लगता है, उसमें पानी भरा ही होना चाहिए, ठीक है। चावल के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप चावल के खेतों में जल स्तर गिर जाता है, अतः किसानों को अन्य फसलें उगाने की सलाह दी जाती हैं, जैसे दालें। क्योंकि चावल से क्या होता है, जल स्तर घटता है, पानी रोज का रोज कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है तो जल स्तर घट रहा है, इसलिए कहा जा रहा है चावल कम उगाइए। दालों में पानी कम लगता है। गेहूं तथा मक्का की खेती में अत्यधिक पानी की पूर्ति के परिणाम स्वरूप एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसे वाटर लॉगिंग, जल भर जाना कहते हैं। जल भराव से मिट्टी में वायु की मात्रा घट जाती है तथा जड़ें नष्ट हो जाती हैं। यदि वाटर लॉगिंग की समस्या एक लंबे समय तक बनी रहे तो मृदा जीव मर जाते हैं। वाटर लॉगिंग मतलब कि काफ़ी दिनों तक खेतों में पानी भरा रहे, उसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। बेमौसम की बरसात तथा ओले भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि यह पौधों की वृद्धि की अवस्था के दौरान होते हैं तो पौधे गिर जाते हैं। बेमौसम की बरसात तथा भारी वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों के पौधों के गिर जाने को ही लॉगिंग कहते हैं। अत्यधिक जल को पर्याप्त आउटलेट के द्वारा झरनों, छोटी नदियों या बड़ी नदियों में बहाया जा सकता है। अगर पानी खेतों में ज़्यादा भर गया है तो नली काट दो, अगर आसपास नदी है तो उसमें पानी चला जाएगा, झरने हैं तो उसमें चला जाएगा, या छोटी नदी है तो चला जाएगा। यही है, आउटलेट के द्वारा झरनों, छोटी नदियों, बड़ी नदियों में बहाया जाता है। लेकिन अगर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है तो पानी भरा रह जाएगा खेतों में, जिससे खेत में जो भी फसल बोई होगी उस समय वो नष्ट हो जाएगी। नालियाँ बनाने से अत्यधिक जल इन नदियों में तेजी से पहुंच जाता है। सिंचाई की विधियां हैं। जल प्लवन या प्रवाह विधि, यह समतल तथा चौरस खेतों के लिए, चौरस मतलब बराबर खेत होने चाहिए, जहां जल बहुतायत में प्राप्य होता है, प्राप्य मतलब प्राप्त होता है, प्रयोग की जाती है। इस विधि में किसी सिंचाई के पंप या नहर से जल के उच्च तल से खेतों को भर दिया जाता है। यह ड्रिल वाली या छिटकने वाली फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। कुंड विधि, सिंचाई की अच्छी परिस्थितियों की आवश्यकता वाली फसलों के लिए जब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता, नदी घाटी की आकृति में बने खेतों में कुंड विधि प्रयोग की जाती है। मतलब जो गहराई में खेत होते हैं उसमें से कुंड विधि का प्रयोग